students, welcome to Saran's Biology, the channel that is dedicated to better learning in biology. Today, for class 9th, we are going to discuss the cell. In the previous video, you have seen how cell was discovered. What cell is all about, you have got certain understanding. But today, we'll start a series where we'll start investigating into the structural details of a cell. What cell is made up of. हम बात करेंगे सेल किन चीजों से बनी हुई होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल व्हिच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसा कि आपको पता है, यदि आप घर की बात करें तो घर बिना आउटर बाउंड्री के बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर नहीं है. चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं. Yes, as you can see, what cell is made up of? The gross idea जो आपने अभी तक पढ़ा है कि सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है. But a big question: Does every cell has got nucleus? Think of the answer. Let me make it clear to you. No. Nucleus और membrane bound nucleus सभी cells में नहीं होते हैं. There are two types of cells जिनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. एक सेल जिनके अंदर में न्यूक्लियस होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही कोई सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. उन्हें हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं या प्रोकैरियोट कहते हैं, और जो एडवांस सेल होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं. तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि यूकैरियोटिक सेल्स बने किन चीजों के होते हैं. उनमें तीन कंपोनेंट होगा: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, द आउटरमोस्ट कवरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये आप जो यहां देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग. बट अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, इसे आप कहते हैं सेल वॉल. सेल वॉल इज नॉन लिविंग, but it is very important. Why and how, that we'll again discuss. Inside you have got fluid like substance which you call as cytoplasm. Cytoplasm को आप दो पार्ट में देख सकते हैं. कई बार थोड़े से ग्रैनुलेटेड साइटोप्लाज्म होंगे जो एंडोप्लाज्म बनाएगा अंदर की ओर टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और the ectoplasm, the clearer part. Then you find here out the central dogma, the central control unit, the nucleus, which is bounded by the membrane. तो ये बात होगी यूकैरियोटिक सेल्स की. बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर प्लांट सेल हो तो वहां पे एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं, जो कि बना होता है सेलुलोज का. ये वही सब्सटेंस है जिससे आपका पेपर बनता है, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर. सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? बिल्कुल सही, 1665. और तकरीबन 220 साल के बाद, 210 साल कह लीजिए, अराउंड 200 या 190 ईयर्स टू बी प्रिसाइज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की गई नेगेली एंड क्रैमर के द्वारा. उन्होंने देखा कि हर सेल बाहर से कुछ खास स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं जिसे वो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो सेल के कंटेंट को, ये देखिए अंदर का कंटेंट है, उसको बाहर के कंटेंट से सेपरेट करता है. और इसकी मेन फंक्शंस में आप देख सकते हैं, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो ये भी एक फंक्शन है. ध्यान रखिएगा. आखिर ये बना किस चीज का होता है? आप सभी ने सैंडविच खाया है? बिल्कुल. अगर आप सैंडविच देखें तो यू विल फाइंड देयर आर टू ब्रेड पीसेस और उनके बीच में देयर इज सम स्टफिंग. डिपेंड करता है, चीज है, सैलड है, व्हाटसएवर. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप ऐसे समझ सकते हैं, इट्स अ सैंडविच. बट ब्रेड किस चीज का बना है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. ये देखिए, ये खास मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल में आपको बना के दिखाता हूं इस प्रकार से. इट्स अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. और ये वाला एंड जिसे आप देखेंगे, ये एंड पानी की ओर अट्रैक्ट होता है, सो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, वाटर लविंग एंड. और जो टेल पार्ट होता है, ये पानी को पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक एंड. तो ये दो लेयर में क्यों होता है? क्योंकि सेल के बाहर भी पानी और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी वाटर. सो इनका ये अरेंजमेंट बचाता है हाइड्रोफोबिक टेल को. ठीक है.
अब सोचने वाली बात है कि भाई मूवमेंट करना हो तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे। आपने देखा है इसके लिए बहुत स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड इन बिटवीन दीज लेयर्स, राइट। दीज कैन बी used for various purposes like movement of substances. So ये प्रोटीन्स सैंडविच होते हैं किनके बीच में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन सैंडविच होते हैं। आप देखिए और इनके सरफेस पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिससे आपके ब्लड ग्रुप में मदद मिलती है। ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी ओ। तो आपका जो रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे ये कुछ सुगर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके कारण उनकी ग्रुपिंग होती है। हम किसी और वीडियो में इसकी बात करेंगे। बहरहाल आपने बहुत क्लियरली समझना है दिस इज अ phospholipid bilayer, one layer, the second layer, it also has got some components like some cytoskeleton, cholesterol, but primarily it is phospholipid bilayer and protein. So that is what plasma membrane is made up of. So plasma membrane करती क्या काम है, आपने देखा बनी किस चीज से है, करती क्या काम है। So it prevents movement of material, free movement, चीजों को अंदर से बाहर निकलने नहीं देती है या बाहर से अंदर आने नहीं देती है। So किसे अंदर आने देगी, it will select if something is useful then only it can come. Solute या particles को अंदर आने ये नहीं देंगी, but it will allow movement of fluid like water, right? So it is very thin, elastic, living and selectively permeable. So cell membrane is selectively permeable. Selectively permeable का क्या मतलब है, जैसे आप स्कूल गेट पर आते हैं, आपके जो गार्ड होते हैं वो देखते हैं आपका आई कार्ड और आपको अलाउ करते हैं। It does not allow everyone and anyone for your safety and security. उसके अलावा it's semi permeable. It allows movement of fluid, water, but does not allow movement of substances. तो substance कैसे मूव करेंगे, आयंस वगैरह, उसी के लिए ये खास प्रोटीन्स होती हैं इनके बीच में जो गेट या चैनल बनाती हैं। उसके अलावा देखिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो घेरती है, उसके अलावा सेलुलर कंपोनेंट को बचाती भी है, प्रोटेक्शन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट। उसके अलावा कई सारे सेल ऑर्गेनल को बनाने में भी ये मदद करेगी। अब यहाँ एक बढ़िया सवाल हो सकता है कि आखिर सब्सटेंस कैसे मूव करती हैं, बाहर से सेल के अंदर और सेल के अंदर से बाहर, राइट। सो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैन टेक प्लेस इफ देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सपोज कीजिए दो टीम है, एक टीम में 10 लोग हैं और दूसरी टीम में 4 आदमी हैं और आपको क्रिकेट मैच खेलना है, क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यू नीड टू हैव मूवमेंट ऑफ सम प्लेयर्स फ्रॉम टीम ए टू टीम बी। So by the time the movement comes, 7 player हो गए, you can have it. Similarly, अगर जो concentration of substances inside है वो कम है और बाहर में ज्यादा, तो बाहर से अंदर क्यों आएगा। गैसेस भी वैसे ही एक्सचेंज होते हैं। आप देखें एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, गैस का एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के कारण होता है। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ध्यान रखने वाली बात है, हायर कंसंट्रेशन to lower concentration, that is called as diffusion. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, it is intermixing of substances. अगर अगरबत्ती जलाई जाती है तो आपको खुशबू दूर तक आती है, कैसे और क्यों, because the fragrance that diffuses with the wind molecule reaches your nose. So that's where you can find it out. आप देखिए यहाँ एक छोटा सा एनिमेशन आपके लिए, बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगाया है जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी ये सॉल्यूट को जाने नहीं देगा। यहाँ शुगर को इंडिकेट किया गया है विद अ ग्रीन बॉल एंड वाटर इज विद अ ब्लू बॉल। सो आप देखिए जैसे ही इस मेम्ब्रेन में हम रखेंगे और दोनों तरफ में क्या अंतर है, इधर में शुगर ज्यादा है और इधर बिल्कुल भी नहीं है, यानी वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, आई थिंक टुवर्ड्स ए, और किधर कम है, टुवर्ड्स बी। सो इन दैट केस वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, is it not? It's a type of diffusion, but इस special case को हम बोलेंगे osmosis. Osmosis, याद कर लीजिए, osmosis is a special type of diffusion where movement of water takes place from higher concentration to lower concentration. आप पढ़ेंगे कि diffusion बहुत रोल प्ले करता है। जैसे आप देखिए पत्तियों में या प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, उनके अंदर कोई वैसे लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, so it only takes place through diffusion.
राइट। फूड जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। उसके बाद आयन सोल्यूट या बाकी चीजों का मूवमेंट हमारी बॉडी में वो भी डिफ्यूजन से ही होता है, या इन सर्टेन केसेस ऑस्मोटिकली इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट एक आपका सवाल हो सकता है कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के लिए एक क्राइटेरिया है कि हमेशा मूवमेंट कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। बट क्या ऐसा हो सकता है कि सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाए? बिल्कुल हो सकता है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके घर के आसपास में कोई स्लोप है, एक रोड डाउन जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, और आप साइकिल चलाते हैं, तो स्लोप पे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं, क्या आपको मेहनत लगती है? यू गो डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बड़े मजे में आप जाते हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर आने की बारी होती है तो क्या होता है? यू नीड मोर अमाउंट ऑफ मस्कुलर एनर्जी। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना पड़े तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैरियर्स या एंजाइम्स होते हैं, सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So we'll also see the transportation type. It can be active transport or passive transport. Passive transport में there is no carrier, nothing at all. It only moves from higher concentration to lower concentration. आप यहाँ देख सकते हैं जिस चीज को हमने एनिमेशन में दिखाया कि what is happening, the movement takes place from higher concentration. जैसे यहाँ पे पानी का concentration देखिए, अगर इसे हम B मान लें, इसे हम A मान लें, चैम्बर A मान लें, तो water is more, और solute जो शुगर मॉलिक्यूल ले लीजिए, सॉल्ट कह लीजिए, दैट इज लेस इन दिस चैम्बर, सो वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए। यानी अगर दो कंटेनर को सेपरेट किया गया हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, देखिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, देन मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, है ना। जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो कम अमाउंट में चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं सोल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सो जनरली अगर आप शरबत बनाए तो पानी इज द सोल्यूट एंड शुगर इज द सॉल्वेंट। इज इट? नो, अदर वे अराउंड। वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। चलिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस की। आपने देखा है कि रूट्स अगर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो कौन सा वाटर उनको अवेलेबल होता है? सॉइल पार्टिकल के बीच में मौजूद वाटर उनके बीच में होता है, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। अब ये वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? रूट के अंदर में कुछ स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं, इनको आप रूट हेयर कहते हैं। सो बाय ऑस्मोसिस दिस वाटर इज टेकन इनसाइड द रूट हेयर। उसके अलावा आप देखेंगे जब लीफ के सेक्शन को देखेंगे तो उसमें कुछ टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं स्टोमाटा। वो स्टोमाटा फूलने से या बंद होने के कारण चीजें अंदर से बाहर नहीं आएंगी या बाहर से अंदर नहीं जाएंगी, जैसे गेट की तरह है। अगर ये फूल गया then what will happen? The gate will open. So you see here out water movement when water moves inside the stomata. So how it will move? It will move by osmosis, right? And the stomata will swell up, causing the stomata to open. Whereas जब इससे पानी निकलता है, so it becomes flaccid, and then in that case the stomata closes. उसके अलावा आप देखिए जब फल सूख जाते हैं, सब्जियां सूख जाती हैं, या फिर उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब सीड्स होती हैं, सीड्स को रखते हैं तो वो सूखती हैं तो इट लूजेस वाटर, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग that you should understand. Osmosis is very very important in the living world. आइए एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा अगर दो सॉल्यूशन को हम एक दूसरे के आसपास रखें, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक चैम्बर लिया A and the second chamber is B and this is connected by semi permeable membrane. ये कनेक्टेड होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। सो इसमें हम वाटर डाल देते हैं दोनों में। देखिए तीन बातें हो सकती हैं। वाटर का कंसंट्रेशन A में B से ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट केस concentration of water in A should be greater than B. Okay. Second case,
Obviously you are right, concentration of A is less than B. We'll take examples also. There is a third possibility also. Concentration of A is equal to B. So पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ये रिलेटिव वर्ड है ना। आपको दो रेफरेंस लेने पड़ेंगे। जैसे अगर सेल मान लीजिए, हम मान लेते हैं सेल है और इसके बाहर में मीडियम है, एक्सटर्नल मीडियम है। अगर यहाँ जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो, किसके मुकाबले? सेल के मुकाबले। If the concentration of salt in cell is more, but outside is less, that means the concentration of water outside is more. So in that case, this solution surrounding the cell is called as hypotonic solution. क्या कहते हैं? Hypotonic solution. तो क्या होगा आप बताइए? बिल्कुल सही, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम द मीडियम टू द सेल। और लगातार पानी अगर अंदर आता जाए तो क्या होगा? जैसे आप खूब सारी चीजें खाते जाएं, क्या होगा? पेट फूल जाएगा आपका। सो सेल विल आल्सो स्वेल। एक दूसरा केस ले लेते हैं। दिस इज द मीडियम, उसके अंदर सेल है। अब सेल में जो है वो सॉल्ट बहुत कम है और बाहर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी पानी बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। तो आपने पढ़ा कि वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इन दैट केस द सेल विल लूज वाटर। तो इस सॉल्यूशन को जिसके अंदर सेल है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेल क्या होगा बताइए? व्हाट विल हैपन टू द सेल? सेल विल श्रिंक, राइट। एक तीसरा कंडीशन भी, अगर concentration of cell is equal to that of outside solution, then there will be no net movement, यानी कुछ molecules बाहर से अंदर आएंगे, कुछ अंदर से बाहर जाएंगे वाटर की, and it will be in balance. That is called as isotonic solution. उसे आप कहते हैं isotonic solution. यहाँ देखिए आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को अगर डाला जाए हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसे बनाएंगे आप? सॉल्ट सोल्यूशन, मान लीजिए सॉल्ट सोल्यूशन आप बना देते हैं। समुद्र में जब आप नहाने जाते हैं तो देखिए आपकी चमड़ियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं। Your body tend to lose some water. वैसे ही RBC will lose water or it will shrink. जबकि अगर आप उसी सेल को डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए, then what will happen? Water outside is more, there is no salt inside. So पानी बाहर से अंदर की ओर आएगी। So बाहर से अंदर की ओर जब वाटर आएगी, that is called as endosmosis. और अंदर से बाहर की ओर जाएगी, then it is called as exosmosis. तो ध्यान रखिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी भी सेल को डालेंगे तो क्या होगा? सेल के अंदर वाटर या वाटर आएगी, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। इसके विपरीत अगर हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सेल को डाल दें तो वहां पे वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल टेक प्लेस, इट विल बी परफेक्टली इन बैलेंस। विल सी देम वन बाय वन। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो रहा है, यानी बाहर में क्या है? सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? द नेट रिजल्ट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ सेल, एंड इन दैट केस सेल विल स्टार्ट स्वेलिंग। इट मे बर्स्ट, ये बर्स्ट कर सकती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ आपको एक हिंट मिलता है कि आपके पास तो ऑप्शन है, एनिमल के पास ऑप्शन है टू रन अवे इफ द कंडीशन इज हाइपोटोनिक आउटसाइड, यू कैन मूव अवे। बट व्हाट अबाउट प्लांट? Plant cannot move, it is fixed to a place. और बारिश में या अन्य कंडीशंस में जब वो से बाहर में हाइपोटोनिक मीडियम मिलता है तो सेल डैमेज ना हो जाए इसके लिए उसके अंदर एक बाहरी कवरिंग भी होती है, a part of cell membrane, and that is called as cell wall, right? सेकंड कंडीशन आइसोटोनिक, देखिए जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी अंदर से वापस आ गया, so it's in balance, यानी मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपसे 10 रुपए वापस ले लिए, you have got the same amount of money, right? ये कब होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम इन सराउंडिंग एज वेल एज इन द गिवन सेल। थर्ड केस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहां देखिए क्या होगा? बाहर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन कम है और सेल में ज्यादा है। सो व्हाट विल हैपन? वाटर विल मूव फ्रॉम सेल, देखिए सेल से पानी का मूवमेंट बाहर की ओर होगा, एंड दिस मूवमेंट विल कॉज द सेल टू श्रिंक। आप सोचिए यहां जरा, अगर प्लांट सेल होता तो क्या होता? क्योंकि सेल वॉल रिजिड है,
नॉन फ्लेक्सिबल है, तो क्या सेल वॉल श्रिंक करेगा या सेल मेम्ब्रेन से श्रिंक करेगी? सोचिए, थोड़ी देर में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब चीजें जब बाहर से अंदर आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस कैन अगेन बी ऑफ टू टाइप्स। देयर कैन बी सम सॉलिड मटेरियल व्हिच कैन कम इनसाइड, उसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। वो किस प्रकार से होगा? सब्सटेंस आएगा और सब्सटेंस आने के बाद में सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसेगा, इट विल मेक अ वैक्यूल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में फूड जो चीजें हैं वो बंद हो गई और वो सेल के अंदर आ गया। इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आल्सो कॉल्ड एज सेल ईटिंग। भाई बिल्कुल। और अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, इन सेम वे इट कैन आल्सो गेट इनसाइड and then form a vesicle, so under there is a fluid. This is called as pinocytosis. जैसे पानी आप पीते हैं, so pinocytosis. But now another question, अभी तक आपने देखा कि ऑस्मोसिस से मूवमेंट हो रहा था, फिर इसकी जरूरत क्यों है फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस की? Yes, for the bulk movement of substance, है ना? Substance has to move in bulk. इतना समय नहीं होगा कि चीजें बहुत देर से अंदर आए, टुकड़े टुकड़े बट के अंदर आए। It will take time. In that case, this endocytosis helps. Or similarly, you will have exocytosis also. You have already देख लिया movement inside the cell, endocytosis. Now, कुछ चीजें अंदर में बनेंगी and that has to be moved out for various purpose, because there are various types of cells that does functioning of making enzymes, making of hormones. So in that case, जो सब्सटेंस बनी है वो फिर उसी प्रकार से मेम्ब्रेन में पैक होंगी, और वो कौन सा ऑर्गेनल करेगा इसकी बात हम अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। और देन इट विल अटैच इटसेल्फ टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन रिलीज द कंटेंट आउटसाइड। इसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो ये बिल्कुल एंडोसाइटोसिस की ऑपोजिट हो गई, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू एंडोसाइटोसिस। सो इस प्रकार से अपने वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने का काम सेल कर सकती है या करती है। Now come to this most interesting part, cell wall. आपने plant cell की बात कर ली, plant cell को देखिए यहाँ पे, you will find in case of plant cell there is a structure जो rigid है, और इसके बाद cell membrane है. You see here out there is a cell membrane, but it is inside the cell wall. This cell wall is made up of cellulose. बड़ी तगड़ी सी structure बनाई जाती है, ये non living होगा, है ना? So और देखिए ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये cell membrane का structure दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिलहाल जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। सो सेल वॉल के कारण अब सेल के शेप पे कोई अंतर नहीं आएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? इट गिव्स शेप टू द सेल। एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? हाँ जी, क्विकली बताइए आप। इट इज मेड अप ऑफ cellulose. Yes, you can write in the comment as well. It gives rigidity to the cell, it gives mechanical strength, and also support the internal structure of the cell and protect the cell from osmotic bursting. यहाँ आपको अपने पिछली कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, जैसे आपने एनिमल सेल को डाला किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में जो हाइपोटोनिक है, राइट? हाइपोटोनिक मतलब वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इन दैट केस water will keep coming from outside to inside and cell will burst, but it does not take place in case of plant cell, right? So that's a special thing that you need to remember. अब क्या होता है जब प्लांट सेल पानी लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस, सो इट विल श्रिंक। सो श्रिंकेज क्या होगा? सेल वॉल श्रिंक नहीं करेगा, बट साइटोप्लाज्म कम होने के साथ साथ जो आप देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, दैट विल श्रिंक एंड मूव टुवर्ड्स द सेंटर। इसे आप कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, इसे आप कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, है ना? तो आपने रेजिन्स खाए होंगे, सो दे आर प्लाज्मोलाइज्ड बिकॉज इट हैज लॉस्ट वाटर, राइट? और अगर उसको वापस किशमिश को आप पानी में डाल दें तो इट विल अब्सॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड ऑल अगेन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्जिड हो जाएंगी, राइट? उसे आप कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड, राइट? डीप्लाज्मोलाइज्ड, राइट? सो एंड अगर आइसोटोनिक में हो तो इट रिमेन्स फ्लैसिड, देयर इज नो चेंज। Okay, so this is what you should understand why plant cell wall is important, right? All the living components of cell is together called as protoplasm, yani nucleus and cytoplasm with cell membrane called as protoplasm. It is a clear, colorless or slightly translucent jelly-like viscous semi-fluid substance. It can be distinguished into a centrally located nucleus and a cytoplasm, right? So this is about
your cell wall and the cell membrane, right? आप experimentally देख सकते हैं एलोइडिया लीफ को लेकर इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर सुक्रोज solution ऐड कर दिया जाए, so you'll find after some time, after 2 minutes or 5 minutes, what will happen? They are plasmolized. और अगर उसे फिर से डिस्टिल वाटर में डाल दिया जाए तो दे आर डीप्लाज्मोलाइज्ड, राइट? आप देखिए ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं. सोलन रेजिन और अगर ग्रेप्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें तो इट विल लूज वाटर एंड इट विल बिकम किशमिश, राइट? सो दिस इज व्हाट you should focus on. The first, the outermost boundary of a cell membrane, what it is made up of, what is the function, and what role does it play. And a part of that, we have also seen about cell wall. In our subsequent videos, we'll be talking about other cell organelles. अब अगली बार हम बात करेंगे न्यूक्लियस की बात करेंगे, द कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे और न्यूक्लियस पर बेस्ड कितने तरह के सेल्स होते हैं. I think I have told you in the beginning itself, there are two types of cells based on the presence of nucleus. They are prokaryotic, no definite nucleus, and eukaryotic, definite and defined nucleus. Till then, read the concept. You can comment and tell about the difficult areas, and you can also visit my blog biologicalexcel.blogspot.com for notes and other relevant material. We'll see you back in the next video. Till then, take good care of yourself, read the concept and write it. Students, if you like, you can subscribe the channel to get updated on all videos coming your way.